मतलब सोचिए, अगर कोई कहे कि उसे ओपन हार्ट सर्जरी करनी तो बहुत अच्छे से आती है, उसके पास सारे औजार भी मौजूद हैं, बस उससे कोई सही मरीज नहीं मिल रहा जिस पर वो अपनी ये कला दिखा सके, तो ये बात सुनने में कितनी अजीब और बेतुकी लगेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब लगेगी। कोई भी यही कहेगा कि भाई पहले सर्जरी करना सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली, सालों का कड़ा अभ्यास लगता है। सिर्फ मरीज के मिल जाने से तो कोई सर्जन नहीं बन जाता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जब बात प्यार की आती है तो पूरी दुनिया बिल्कुल यही गलती कर रही है। सही कहा, लोग सोचते हैं कि प्यार बस हो जाता है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में जहां हम एरिक फ्रॉम की बहुत ही मशहूर किताब द आर्ट ऑफ लविंग के सिद्धांतों का विश्लेषण कर रहे हैं, हमारा मिशन ही यही है। हम उन 50 वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बिंदुओं पर बात करेंगे जो इंसान के दिमाग और प्यार के रिश्ते को खोल कर रख देते हैं। नहीं है, मतलब ये इंसानी अस्तित्व, हमारे दिमाग की बनावट और मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने का एक बहुत ही गंभीर प्रयास है। पर फिल्मों और कहानियों ने तो इंसानी दिमाग में ये बात बहुत गहराई से बैठा दी है ना कि प्यार बस एक जादू है जो हो जाता है। बिल्कुल, और एरिक फ्रॉम का काम इसी बात की गहराई से जांच करता है। उनका मूल तर्क यही है कि प्यार कोई गड्ढा नहीं है जिसमें इंसान अचानक गिर जाता है। मतलब ये एक कला है जिसे संगीत या चित्रकारी की तरह कठोर अनुशासन से सीखना पड़ता है। अच्छा, अगर फ्रॉम के अनुसार ये एक स्किल है तो लोग इसे एक जादू की तरह क्यों देखते हैं? मतलब क्या इसका संबंध इस बात से है कि हमारी जो ये आधुनिक व्यवस्था है उसने रोमांस को एक एक्सचेंज मार्केट या सौदेबाजी का बाजार बना दिया है? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इसे ही हम कंज्यूमर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब आज की डेटिंग एप्स को ही देख लो, वो तो बिल्कुल किसी ऑनलाइन शॉपिंग कैटलॉग की तरह काम करती है। इंसान प्रोफाइल को ऐसे स्वाइप करता है जैसे कोई प्रोडक्ट चुन रहा हो। हाँ, और आज के समय में इंसान दूसरे इंसान को वाकई एक प्रोडक्ट या पैकेज की तरह ही देखने लगा है। मतलब अवचेतन रूप से ये हिसाब लगाया जाता है कि सामने वाले का लुक कैसा है, उसकी सैलरी कितनी है या उसका सोशल स्टेटस क्या है। मतलब हर कोई अपना एक पैकेज बाजार में लेकर खड़ा है। बिल्कुल, और बदले में वो सबसे बेहतरीन पैकेज खरीदना चाहता है। फ्रॉम इसे खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि जब प्यार को एक मार्केट ट्रांजैक्शन या सौदे की तरह देखा जाता है ना, तो दिमाग हमेशा एक असुरक्षा और खालीपन से भरा रहता है। समझ रहा हूँ। मतलब लोग सोचते हैं कि उन्हें प्यार करना तो जन्म से आता है, बस उन्हें कोई सही इंसान या परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, और ये सही इंसान ढूंढने का विचार सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, अगर किसी इंसान के अंदर प्यार करने की क्षमता ही विकसित नहीं हुई है तो दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान भी उसके सामने आ जाए ना, तो भी वो उस रिश्ते को तबाही कर देगा। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि जैसे अगर किसी को पेंटिंग की तकनीक ही नहीं आती तो उसे दुनिया का सबसे महंगा कैनवस दे देने से वो मास्टरपीस थोड़ी बना लेगा। बाजार की सोच इंसान को ये भ्रम देती है कि कोई बाहरी चीज या बाहरी इंसान उसके अंदर के खालीपन को भर देगा, जो कि बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। ये बात तो सच में सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि इंसान आखिर इस बाजार में उतरता ही क्यों है। मतलब ये सौदेबाजी करने की या किसी साथी को पागलों की तरह ढूंढने की ये बेचैनी आती कहाँ से है? इस बेचैनी की जड़ इंसानी अस्तित्व के सबसे गहरे और स्याह सच में छिपी है। इसे अकेलेपन का खौफ या टेरर ऑफ सेपरेशनेस कहा गया है। अकेलेपन का खौफ, थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, इंसानी दिमाग की चेतना बाकी जानवरों से अलग है। जब एक इंसान पैदा होता है और उसकी चेतना विकसित होती है तो उसे ये एहसास होता है कि वो प्रकृति से अलग है। मतलब वो इस विशाल ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला है और अंत में वो अकेला ही मरेगा। ओहो, ये तो बहुत डार्क है ना? ये जो अलग होने का या कट जाने का एहसास है, ये दिमाग में एक भयानक एंजाइटी पैदा करता है। ये सच इतना भारी होता है कि कोई भी सामान्य इंसान इसे हर वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि वीकेंड पर होने वाली हर पार्टी, नशे की लत या फिर हर नया ट्रेंड फॉलो करने की जो होड़ है, वो सब इसी डर से भागने के तरीके हैं? बिल्कुल, 100%। क्योंकि लोग अक्सर इन सस्ते नशों का सहारा लेते हैं। जब कोई शराब पीता है या लगातार क्षणिक शारीरिक संबंधों की तलाश में रहता है तो उसे कुछ देर के लिए लगता है कि वो अकेला नहीं है। हाँ, ये सब उस खौफनाक अकेलेपन को सुन करने के बस पेन किलर है। लेकिन जैसे ही इन चीजों का असर खत्म होता है, वो दर्द 10 गुना ज्यादा ताकत से वापस लौटता है।
और इससे भी बड़ा एक और एस्केप मैकेनिज्म है जिसे हर्ड कन्फॉर्मिटी या भेड़ चाल कहा जाता है। भेड़ चाल मतलब सब जो कर रहे हैं वही करना। एग्जैक्टली इंसान सोचता है कि अगर मैं वही कपड़े पहनूं जो सब पहन रहे हैं, वही सोचूं जो सब सोच रहे हैं, तो मैं भीड़ में छिप जाऊंगा। उसे लगता है कि इस तरह वो अपने अकेलेपन से बच जाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस कर रहा है तो इसमें नुकसान क्या है? मतलब कम से कम उसे अकेलेपन का दर्द तो नहीं झेलना पड़ रहा ना? नुकसान ये है कि इस प्रक्रिया में इंसान अपनी असली पहचान, अपनी इंडिविजुअलिटी की हत्या कर देता है। ये अकेलेपन का इलाज नहीं है, ये खुद के अस्तित्व को मिटा देना है। अच्छा, और रिश्तों में इसका क्या असर होता है? लोग अक्सर इसे बहुत गहरा प्यार समझ बैठते हैं। सिम्बायोटिक यूनियन मतलब क्या? मतलब दो लोगों का ऐसा जुड़ाव जहां दोनों की व्यक्तिगत आजादी खत्म हो जाती है। वे एक दूसरे को सर्वाइवल के लिए परजीवी की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके दो बहुत डार्क रूप बताए गए हैं, सैडिज्म और मैसोकिज्म। सैडिज्म सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी क्रिमिनल या सीरियल किलर की बात हो रही हो। क्या आम लोग भी रिश्तों में सैडिस्ट हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक संदर्भ में बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, सैडिज्म का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है। जो इंसान अपने पार्टनर को मनोवैज्ञानिक रूप से कंट्रोल करना चाहता है, उसके फैसले, उसके पैसे या उसके दोस्तों पर हावी होना चाहता है, वो सैडिज्म का ही शिकार है। अच्छा, मतलब कंट्रोल करना भी सैडिज्म है? हाँ, ऐसा इंसान असल में खुद बहुत डरावा और कमजोर होता है। उसका ये हावी होने वाला व्यवहार उसके अपने अकेलेपन के डर का नतीजा है। और दूसरी तरफ मैसोकिज्म में इंसान अपनी आजादी और अपनी पहचान किसी दूसरे को सौंप देता है। वो खुद को एक तरह से गुलाम बना लेता है। बाप रे, मतलब ये दोनों ही बीमारियां हैं। तो अगर कंट्रोल करना प्यार नहीं है और किसी के चरणों में अपनी पहचान मिटा देना भी प्यार नहीं है, तो फिर असली प्यार है क्या? ऐसा लगता है जैसे हम किसी फेरी टेल का पोस्टमार्टम कर रहे हों। यहीं पर मैच्योर लव यानी परिपक्व प्यार की अवधारणा सामने आती है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? मतलब असली प्यार एक ऐसी स्थिति है जहां दो लोग एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे दो अलग अलग इंसान बने रहते हैं। वाओ, एक हो जाते हैं पर दो बने रहते हैं। बिल्कुल, यानी एक बहुत गहरा जुड़ाव तो है, लेकिन दोनों की व्यक्तिगत आजादी बरकरार रहती है। फ्रॉम कहते हैं कि प्यार कोई पैसिव स्टेट या आराम की अवस्था नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली एक्टिविटी है। ये प्यार में गिरने की नहीं, बल्कि प्यार में खड़े रहने की बात है। ये खड़े रहने वाली बात से मुझे देने का कंसेप्ट याद आता है। जो हमारी बाजार वाली सोच है, वो कहती है कि अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो मेरा नुकसान हो रहा है, मतलब मुझे बदले में कुछ मिलना ही चाहिए। हाँ, हिसाब किताब वाली सोच। एग्जैक्टली। लेकिन जो स्रोत सामग्री है वो कहती है कि एक एलीट मास्टर के लिए देना ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत ही अहम बिंदु है। देने का मतलब खुद को खोना या कोई महान बलिदान करना नहीं है। ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल खुशी है। एक परिपक्व इंसान इसलिए देता है क्योंकि वो अंदर से इतना भरा हुआ है कि उसका प्यार छलक कर बाहर आता है। तो इस असली प्यार को पहचाना कैसे जाए? मतलब इसके 4 भौतिक सबूत या तत्व बताए गए हैं ना? परवाह, Yes. जिम्मेदारी, सम्मान और ज्ञान। इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला है परवाह यानी केयर। हाँ, परवाह प्यार का सबसे स्पष्ट और फिजिकल सबूत है। मतलब अगर कोई इंसान कहे कि उसे फूलों से बहुत प्यार है, लेकिन वो उन्हें महीनों तक पानी देना ही भूल जाए, तो उसका प्यार सिर्फ एक खोखला दावा है। सही बात है, फूल तो सूख जाएगा। बिल्कुल। जिससे प्यार किया जाता है, उसकी वृद्धि और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर और एक्टिव मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, और दूसरा तत्व है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे घर के बिल भरना या कोई भारी ड्यूटी निभाना। क्या प्यार में जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ यही ड्यूटी निभाना है? नहीं नहीं, इसे एक ड्यूटी की तरह देखना फिर से उसी बाजार की सोच का नतीजा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके मूल शब्द रिस्पॉन्स से जोड़कर देखना होगा। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया? हाँ, इसका असली मतलब है प्रतिक्रिया देने की क्षमता या एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। सामने वाले की शारीरिक या मानव विज्ञान जरूरत को समझना और बिना किसी एहसान जताए तुरंत उसके लिए मौजूद रहना। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। जिम्मेदारी एक सुपर पावर बन गई। और जो तीसरा तत्व है सम्मान,
हम बचपन से सुनते आए हैं कि बड़ों का सम्मान करो, मतलब उनसे बहस मत करो या उन्हें भगवान की तरह पूजो। प्यार में सम्मान का क्या मतलब है? देखिए, प्यार में सम्मान का मतलब किसी के आगे झुकना या पूजा करना नहीं है। इसका मूल लैटिन शब्द है रेस्पिसेरे, जिसका अर्थ है देखना। देखना मतलब बस फिजिकली देखना? नहीं, गहराई से देखना, यानी सामने वाले इंसान की नंगी सच्चाई को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसा वो है, बिना अपने ईगो का फिल्टर लगाए, बिना उसे अपने मन माफिक खांचे में फिट करने की कोशिश किए। ये तो बहुत मुश्किल काम है। इंसान तो हमेशा दूसरे को बदलना चाहता है। बिल्कुल, और इसीलिए चौथा तत्व है ज्ञान यानी नॉलेज, क्योंकि बिना जाने आप किसी की सच्चाई को देख ही नहीं सकते। तो ये ज्ञान क्या है? ये जानना कि सामने वाले को कॉफी पसंद है या चाय। आया, ये बहुत सतही ज्ञान है। यहाँ ज्ञान का मतलब है एक्सरे विजन की तरह सामने वाले के कोर को भेदना। कोर को भेदना मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है? हाँ, उसके सबसे गहरे डर क्या है, उसके बचपन के कौन से घाव हैं जो उसके आज के गुस्से का कारण बन रहे हैं। जब तक आप किसी इंसान की इस गहरी मनोवैज्ञानिक परत को नहीं समझते, आप उसे सच में प्यार कर ही नहीं सकते। यार, ये चारों तत्व, परवाह, जिम्मेदारी, सम्मान और ज्ञान, वाकई आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन क्या ये हर तरह के रिश्ते पर लागू होते हैं? मतलब स्रोत सामग्री में परिवार और माता पिता के प्यार का भी तो बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। ब्रदरली लव यानी भाईचारा तो सबसे बेसिक प्यार है, जहां हम सभी इंसानों को बायोलॉजिकली बराबर मानते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक विकास को समझने के लिए मदरली लव और फादरली लव के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ और पिता का प्यार तो प्यार ही है ना। इन दोनों को अलग अलग करके क्यों देखा जाता है? क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। माँ का प्यार प्राकृतिक रूप से बिना शर्त होता है, अनकंडीशनल। हाँ, ये बच्चे के अस्तित्व को वैलिडेट करता है, ये सुरक्षा की गहरी भावना देता है। इसके विपरीत पिता का प्यार अक्सर शर्तों या मेरिट पर आधारित होता है। ये सिखाता है कि दुनिया के कुछ नियम हैं, अगर तुम अनुशासन में रहोगे तो तुम्हें अप्रूवल मिलेगा। अच्छा, मतलब एक परिपक्व दिमाग को इन दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर कोई बड़ा होने के बाद भी सिर्फ माँ जैसा बिना शर्त वाला प्यार ही अपने पार्टनर में ढूंढता रहे, तो वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि कोई उसे वैसे ही स्वीकार कर ले, भले ही वो कुछ भी गलत करे। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। ऐसा इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से बस एक जिद्दी बच्चा ही रह जाता है। अब उस प्यार की तरफ मुड़ते हैं जिसे लेकर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, इरोटिक लव या रोमांटिक प्यार। अक्सर देखा जाता है कि जब दो अजनबी पहली बार शारीरिक रूप से अचानक करीब आते हैं तो एक जबरदस्त स्पार्क पैदा होता है। लोग इसे ही सच्चा प्यार मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। वो अचानक होने वाली नजदीकी सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। इल्यूजन कैसे? क्योंकि दो अनजान लोगों के बीच की दीवार अचानक गिरती है और वो नयापन एक जबरदस्त बायोलॉजिकल नशा पैदा करता है, लेकिन ये गहराई नहीं है। असली एरोटिक लव केवल एक अनियंत्रित भावना नहीं है। फ्रॉम AGH इसे एक एक्ट ऑफ विल और एक लोहे जैसा कमिटमेंट मानते हैं। थोड़ा रुकते हैं यहाँ। प्यार को एक लोहे जैसा फैसला या कमिटमेंट कहना, क्या ये बहुत ही रोबोटिक नहीं लगता? फिल्मों में तो इसे एक ऐसी भावना बताया जाता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर ये रोज किया जाने वाला एक चुनाव है तो ये तो एक ड्यूटी की तरह लगने लगेगा। यही तो हमारी सोच में खोट है। देखिए, भावनाएं तो मौसम की तरह होती हैं, आज है कल नहीं। हाँ, ये तो है। अगर प्यार सिर्फ एक भावना होती तो शादी में वादे करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप किसी भावना के हमेशा बने रहने की गारंटी कैसे दे सकते हैं? लेकिन जब आप इसे एक फैसला मानते हैं तो कमिटमेंट ही वो शक्ति है जो उस शुरुआती बायोलॉजिकल स्पार्क को एक स्थायी रिश्ते में बदलती है। ये एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। और यार, इन सभी रिश्तों को जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है खुद से प्यार या सेल्फ लव। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खुद को सबसे ऊपर रखना तो स्वार्थ है। फ्रॉम इस सोच को मनोविज्ञान का सबसे बड़ा फ्रॉड कहते हैं। फ्रॉड? हाँ, समाज ने हमें सेल्फ लव और स्वार्थ को एक ही समझ लेने की गलती में धकेल दिया है। असलियत में जो इंसान स्वार्थी है वो खुद से प्यार नहीं करता, बल्कि वो खुद से बहुत गहरी नफरत करता है। वेट, क्या स्वार्थी इंसान खुद से नफरत कैसे कर सकता है? वो तो हमेशा अपना ही फायदा सोचता है ना। वो अपना फायदा इसलिए सोचता है क्योंकि उसकी अपनी आत्मा इतना खाली और डरी हुई है कि वो उस खालीपन को दुनिया से ऊर्जा छुड़ाकर भरना चाहता है। स्वार्थ इंसान के अंदर की भयानक मनोवैज्ञानिक गरीबी का सबूत है। ओहो,
जो इंसान खुद से सच में प्यार करता है वो अंदर से इतना भरा हुआ होता है कि उसे दूसरों का हक छीनने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हाँ, इसी से जुड़ा एक और पाखंड सामने आता है, महान बनने का दिखावा, जिसे अनसेल्फिश मार्टर ट्रैप कहते हैं। हमने कई परिवारों में ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन उनके इस त्याग से घर में खुशी नहीं, एक अजीब सी घुटन आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो असली त्याग नहीं है, वो ईगो का एक पैसिव अग्रेसिव इस्तेमाल है। ऐसे लोग अपनी महानता का इस्तेमाल दूसरों को अपराध बोध यानी गिल्ट में डालने के लिए करते हैं। अच्छा, तो ईश्वर से प्यार का भी कुछ ऐसा ही मनोविज्ञान है? हाँ, ईश्वर से प्यार का असली मतलब आसमान में बैठे किसी व्यक्ति से मांगना नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय जैसे सिद्धांतों को अपने चरित्र में गहराई से उतारना है। थ्योरी तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल आता है, इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए? आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो? स्रोत सामग्री कहती है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था इंसान को एक रोबोट बना रही है। बिल्कुल, लोग कॉर्पोरेट दुनिया की फेयरनेस मैट्रिक्स यानी हिसाब किताब की सोच को अपने घर और रिश्तों में ले आए हैं। मतलब रिश्तों में ये जो हिसाब रखा जाता है कि आज मैंने खाना बनाया है तो कल तुम बर्तन धोना, क्या ये प्यार नहीं है? लोग तो इसे टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क घर चलाने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन ये प्यार नहीं है। जब रिश्ता इस बात पर टिक जाए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए ये करो, तो ये एक बिजनेस डील बन जाती है। तो इस बाजार की सोच से आजादी पाने के लिए फ्रॉम ने क्या नियम बताए हैं? सबसे पहला है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अपने गुस्से और अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना। और दूसरी चीज है एकाग्रता। एकाग्रता? हाँ, कंसंट्रेशन। इसका सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि क्या कोई इंसान सन्नाटे को बर्दाश्त कर सकता है। वह बहुत ही दिलचस्प बात है। आज के समय में अगर किसी को अकेले 15 मिनट बिना फोन देखे शांत बैठने को कह दिया जाए तो उसे घबराहट होने लगेगी। और यही समस्या है, जो इंसान खुद अपने साथ शांति से नहीं बैठ सकता, वो किसी दूसरे इंसान के साथ कभी गहराई से नहीं जुड़ सकता। सुनना भी एकाग्रता का ही हिस्सा है। और शायद इसमें धैर्य भी चाहिए होता होगा। बिल्कुल, इंसानी दिल बायोलॉजिकल टाइमिंग पर चलता है, जल्दबाजी पर नहीं। और शायद प्यार की इस कला में मास्टर बनने के लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है वो है अपने नार्सिसिज्म का कत्ल करना। एग्जैक्टली, अपनी ईगो ड्रिवन इच्छाओं को छोड़कर सामने वाले की सच्चाई को ऑब्जेक्टिव रूप से देखना। इसके लिए असीम नम्रता चाहिए। और इसी नम्रता से आती है हिम्मत। प्यार कोई सुरक्षित खेल नहीं है, इसमें धोखा खाने का रिस्क तो हमेशा रहता है। तो क्या ये रिस्क उठाना जरूरी है? इसके बिना प्यार संभव ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि सामने वाला आपका दिल तोड़ सकता है, अपने सारे गार्ड्स नीचे कर देना ही हिम्मत का सबसे बड़ा रूप है। अगर टूट भी गए तो इंसान की बायोलॉजी उसे वापस जोड़ने में सक्षम है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो पूंजीवादी समाज है जो हमें सिर्फ एक उपभोक्ता बनाना चाहता है, उसके खिलाफ द आर्ट ऑफ लविंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक बेहद सशक्त मनोवैज्ञानिक बगावत है। सही कहा। जब इंसान उस बाजार वाली सोच से बाहर निकलकर असल जिम्मेदारी और परवाह को अपनाता है, तब वो इस मैट्रिक्स से पूरी तरह आजाद हो जाता है। बिल्कुल, और इसी निष्कर्ष के साथ हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। लेकिन एक ऐसा विचार है जो मैं जाते जाते छोड़ना चाहूंगा। आज की दुनिया में हमेशा यह सिखाया जाता है कि अपने आप को एक बेहतर, ज्यादा सफल और ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान बनाओ। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ खुद को एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में झोंक देगा, तो क्या उसके अंदर कभी किसी दूसरे इंसान की कमियों को अपनाकर बिना किसी शर्त उससे प्यार करने की मानसिक क्षमता बच पाएगी? या फिर हम बस हमेशा एक बेहतर खरीदार का ही इंतजार करते रह जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।